हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे आज हम करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 ऑफ परफेक्शन आईएएस बीपीएससी 70th के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने दोनों टेस्ट की लिंक पोस्ट कर दी है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, और हमारा तरीका ये होगा कि आई विल ऑल्सो टेल यू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन रिवाइज हो जाए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस कि आपका कौन सा सब्जेक्ट इज़ ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड एंड कौन सा सब्जेक्ट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म विस मेंशन्ड इन द ऋग वेदा डिनोट्स। विस का मतलब क्या होता था? तो विस का मतलब होता था क्लैन। जो फैमिली होती थी उसको कुल बोला जाता था इन द वैदिक पीरियड। विलेज को ग्राम बोला जाता था, पीपल को जन बोला जाता था। एंड अगर मैं बात करूं कंट्री की, कंट्री को राष्ट्र बोला जाता था। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा क्लैन। अब सेकेंड क्वेश्चन पोस्ट वैदिक पीरियड से है। द पोस्ट वैदिक टाइम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, and certain socio-economic and political rights dependent on the one a person belongs to. In this context, who were called द्विजा. So द्विजाज उनको बोलते थे जो एक सैक्रेड थ्रेड पहनते थे उस टाइम पे. So those who had the right to wear sacred thread. पहले के टाइम में ब्राह्मणास जो थे वो टॉप पे थे. क्षत्रियाज का काम होता था ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करना. वैश्यज वेयर इंडल्ज इनटू ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड शूद्राज जिनको अनटचेबल्स माना जाता था. अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लरिश इसीलिए की, मतलब इन्होंने फ्लरिश इसीलिए किया इंडिया में क्योंकि जो ब्राह्मणिक ट्रेडिशन था वो बिल्कुल एक टाइम के बाद वैश्यास और शूद्रास को उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया. एंड बुद्धिज़्म में सब लोगों को एंट्री ईजिली मिल जाती थी. दैट इज़ वाई रिलीजन लाइक जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को वाइड एक्सेप्टेंस मिली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर इन द सदर्न पार्ट्स ऑल्सो. ठीक है, नाउ ये भी समझ लेना कि जो वर्ण सिस्टम था उसमें पोस्ट वैदिक सोसाइटी में शूद्रास एंड वुमेन्स इनको अलाउड नहीं होता था वेदास को पढ़ने का. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. द एंशिएंट सिटी ऑफ सुवर्णगिरी विच ऑफ vital for modern empire for the extraction of gold is located in the present day. अब देखो गोल्ड इंडिया में कहाँ मिलता है सबको पता है कि इट इज़ इन कोलार माइंस. बहुत फेमस है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में. ठीक है, एंड कोलार माइंस कहाँ है? हमारे कर्नाटका में है. तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है सुवर्णगिरी के बारे में, गोल्ड पता है आपको, तो आपको पता है भाई गोल्ड के रिजर्व झारखंड बिहार में तो नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, कर्नाटका में हो सकते हैं. तो वहाँ आप लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. And also Suvarnagiri was the provincial capital of modern empire. It was the provincial capital. ये भी आप ध्यान रखना. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मॉडर्न एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगस्थनीज आए थे. ठीक है, प्लीज़ गिव मी द नेम ऑफ द बुक दैट वाज रिटन बाय मेगस्थनीज. ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. संग्रहिति वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. द संग्रहिति वॉज द ऑफिशियल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स. वैदिक पीरियड के टैक्सेस की बात करें तो भागा एंड बाली वॉज देयर. ठीक है, which was around 1/6 of the production, 1/6 of the produce. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें. संग्रहिति was the officer who was in charge of collection of taxes and tributes. Now question number 5. Satman and Krishanala that found mention in the later Vedic periods. So these are the gold and silver coins. अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि लेटर वैदिक पीरियड जो थे, लेटर वैदिक पीरियड के जो पीपल थे, दे हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विथ
वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द कंट्रीज लाइक बेबीलोन, ठीक है, इनके ट्रेड कॉन्टैक्ट्स भी थे। सो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का मतलब है यहाँ पे सतमाल एंड कृष्णा। दिनार की अगर मैं बात करूँ तो दीज वेयर द गोल्ड कॉइन्स दैट वेयर इशूड बाय द गुप्ताज, ठीक है। एंड उसके बाद तनका एंड जीतल। अब मुझे आपको कमेंट सेक्शन बताना है तनका एंड जीतल किसके टाइम पीरियड्स के कॉइन है, और ये गोल्ड के कॉइन थे, कॉपर के कॉइन थे या सिल्वर के कॉइन थे। दीज यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो टोकन करेंसी के लिए फेमस कौन था, विच प्रूव टू बी अ बिग फेलियर। तो टोकन करेंसी आई थी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। एंड मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूँ तो इनके रेन में कौन सा ट्रैवलर आया था, तो हिज नेम वाज इब्न बतूता। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बाकी चीज़ें भी रिकॉल करूँ, ठीक है। इब्न बतूता, एंड यू हैव टू टेल मी कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ एक सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलीव्स इन द heavenliness of Buddha, sought salvation through the grace of Buddha and Bodhisattva, favored Sanskrit language that is more popular in China, Korea, Tibet and Japan. So the name of the school was Mahayana, ठीक है। एंड ऑफिशियल डिफरेंस मतलब बिटवीन हीनायान एंड महायान, इसके बीच में डिवीजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुंदलवन में हुई थी। कुंदलवन इज इन कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे महायान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बोधिसत्व। एंड एक बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन हीनायान एंड महायान है कि महायान में होता था बोधिसत्व का मतलब है कि सेल्वेशन ऑफ ऑल, मतलब सिर्फ आपको अपनी सेल्वेशन पे काम नहीं करना है, आपको सब लोगों की सेल्वेशन को देखना है, तभी आपको बोधिसत्व माना जाएगा। बट हीनायान में देयर वाज पर्सनल बोधिसत्व के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था कि आप खुद का पहले बोधिसत्व लो, बाकियों से आपको उतना मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल्सो जो महायान होते थे दे बिलीव्ड इन द आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा, ये भी आप ध्यान रखना। एंड दीज प्रेफर्ड संस्कृत लैंग्वेज, इन्होंने फेवर किया था संस्कृत लैंग्वेज को। एंड महायाना स्कूल चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान, ठीक है। एक और बुद्धिज़्म का टाइप है दैट इज़ वज्रयान। ये फ्लरिश किया था लेटर गुप्तास के टाइम पे, ठीक है। इट इज़ द तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, तांत्रिक फॉर्म है बुद्धिज़्म का। थियरावडा इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो करेक्ट आंसर इसका महायान है। अभी हमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है ये। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंगडम डायनेस्टीज, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट करना है हमें। तो सबसे पहले मैत्रकाज आए, ठीक है। दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ गुजरात, कैपिटल इनका वल्लभी था, ठीक है। दीज वेयर द फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सेकेंड क्रोनोलॉजी में है द पल्लवाज। पल्लवाज ये 3rd to 8th सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल किया, ठीक है। सदर्न पावर, दीज वेयर द मोस्ट सदर्न पावर्स, तो पल्लवाज हमारे सेकंड पे थे। एंड देन द वाका की अगर बात की जाए तो दीज वेयर दी ऑन दी मोस्ट ईस्टर्न साइड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा होगा 1, 2 एंड 3। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 8। This community worship Shiva in his manifestation as Linga, and men usually wear a small ling in a silver case on the loop strung over the left shoulder. People of this community believe that after death, the devotee will be united with Shiva and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites
एज क्रिमेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र। तो कौन से कम्युनिटी की बात यहाँ पे की गई है? आपको लग रहा होगा नयनार्स, क्योंकि नयनार्स आर द वर्शिपर्स ऑफ शिवा एंड अलवर्स आर द वर्शिपर ऑफ विष्णु, बट इसका करेक्ट आंसर है लिंगयात्स। नाउ लिंगयात्स हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि इनके जो लीडर थे, द फाउंडर ऑफ लिंगयात वाज बसवना। कर्नाटका के रीजन में फाउंडेशन हुई थी, सो लिंगयात्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, किताबुल हिंद written in Arabic subjects such as religion and philosophy, festival, astronomy, alchemy, social life, laws, meteorology during medieval period. Kitabul Hind was written by, so it was written by Al-Biruni. Al-Biruni came during the period of Muhammad Ghaznavi. एंड मौलाना गजनी की अगर मैं बात करूं तो उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? इसको नेम ऑफ द कोर्ट पोएट वाज उत्बी, ठीक है। सो इट वाज रिटन बाय अल-बिरूनी। इब्न बतूता ने रिहला बुक लिखी थी। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए, बट आई हैव आंसर्ड दिस। अमीर खुसरो इज नोन एज तूती हिंद एंड ही इज़ क्रेडिटेड टू सर्व पीरियड ऑफ 7 रूलर्स। मिडेवल पीरियड में 7 रूलर्स के टाइम पे अमीर खुसरो थे। एंड अमीर खुसरो के साथ एक और पर्सनैलिटी है, दैट इज़ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने भी 7 रूलर्स का टेन्योर देखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अल-बिरूनी। बाकी अब सम गिवन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी आप ध्यान रखना। No. According to William Finch, around 20,000 men worked for 40 years to build the Palace of 40 Pillars during Akbar reign. The Palace of 40 Pillars is located at, so it is located at Allahabad, ठीक है। आगरा मत मार्क करना। और वैसे भी आगरा वॉज नॉट फाउंडेड बाई अकबर। अकबर ने जो सिटी फाउंड की थी, इट वॉज नोन एज फतेहपुर सीकरी। इट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स फार फ्रॉम आगरा, ठीक है। तो आगरा अकबर ने इन्वेंट नहीं किया था, आगरा एग्जैक्टली वॉज इन्वेंटेड बाय सिकंदर लोदी। ये भी आप कुछ फैक्ट याद रखना। इसका करेक्ट आंसर इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद से मुझे एक बात याद आ रही है अबाउट द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट ने लिखी थी। कौन थे वो? उनका नाम था हरिसेन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति में सम इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रूलर्स आर गिवन। वो कौन कौन से रूलर थे जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है। अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और की बात करूं तो देयर इज़ एन रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन। रुद्रदमन की एक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। आपको बताना है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है। एक और इंस्क्रिप्शन है विच इज़ वेरी मच इज़ न्यूज़, रूमी देई पिलर इंस्क्रिप्शन। ये पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका की है, ये तो आपको पता होगा। एंड ये किससे रिलेटेड है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो जस्ट कमेंट की आंसर्स बता देने को। आई विल पिन दी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। Now, let us move to next question, that is question number 11. Which of the following best explains the Japti and the Dhasala system introduced during the reign of Akbar? Now, these were related to the land revenue system. अकबर के टाइम में देयर वॉज राजा टोडरमल, जो एक तरह से फाइनेंस का काम देखते थे अकबर के टाइम पे। सो ही इज़ क्रेडिटेड टू दिस जाप्ती एंड धासाला सिस्टम। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इक्ता सिस्टम की, जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, तो इक्ता सिस्टम इंडियन सिस्टम नहीं था। इसको टर्क्स जो थे वो बाहर से लेके आए थे। एंड इक्ता सिस्टम फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो मनसबदारी सिस्टम था ये भी इंडिया का सिस्टम नहीं था, इट वाज बोरोड फ्रॉम दी मंगोलिया। ये भी ध्यान में रखा, ये भी पूछ सकता है कि कौन से कंट्री से ये बोरो किया गया था, तो ये मंगोलिया से बोरो किया गया था। जाप्ती एंड धासाला मैंने बता दिया। धासाला नाम से पता चल रहा है 10 साल 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में
ये तय होता था रेवेन्यू का हिसाब किताब, दैट इज़ वाई सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो ये देखो, मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है, इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो अभी बताया मैंने इल्तुतमिश। नाउ 13th क्वेश्चन। Indian National Congress in its early days relied solely on the press to propagate its resolution and proceedings. Many newspapers emerged in the early phase of nationalist movement, that is from around 1870 to 1918. In this context, the Hindu and Swadesh Mitran were published by. So these were published by G. सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, अगर मैं बात करूं शिशिर कुमार घोष की, तो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर के नाम मैं आपको बता देता हूँ। इट वाज अमृता बाज़ार पत्रिका, नोट्स में ऐड करते जाना अगर एडिड नहीं है तो। ठीक है, इंडियन मिरर नाम का एक न्यूज़पेपर था, दिस वाज अंडर एन सेन। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो 2 न्यूज़पेपर इनके बहुत फेमस है। एक तो है महारत, दिस वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सेकेंड वन इज़ केसरी, ये मराठी में इन्होंने पब्लिश किया था। गोपाल गणेश अगरकर के अगर न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो इनके न्यूज़पेपर का नाम था सुधारक। ठीक है, एंड जेपी वर्मा, पता नहीं ये कहाँ से है, मैंने तो इनके बारे में नहीं ज़्यादा पढ़ा है। बट अगर मैं आपसे और पूछूं तो गुलामगिरी किन्होंने लिखी थी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड देयर वाज अ न्यूज़पेपर नोन एज कॉमरेड, ये कौन किन्होंने लिखा था, डू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर अमंग द इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडिया। वर्ल्ड वॉर वन अराउंड 1914 शुरू हो चुका था। ठीक है, होम रूल लीग हमारी कब बनी थी, 2 होम रूल लीग बनी थी। एक बनी थी मिसेस एनी बेसेंट के अंदर, सेकेंड वन वॉज अंडर लोकमान्य तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ना बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। राइज इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज भी हमने देखा ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हेयर। और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात बताऊं तो आपको मुझे बताना है, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन अराउंड 1912-13 के टाइम पे ये पार्टी फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था ये आपको मुझे बताना है, या ये पार्टी कहाँ फॉर्म हुई थी। सेकेंड वन इज़ कि कोमागाता मारू इज़ एन इंसिडेंट, ये इस इंसिडेंट में ये क्यों फेमस है, कोमागाता मारू इज़ फेमस फॉर व्हाट। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 14 का सी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following committees was appointed in 1927 to investigate and suggest the nature of relationship between the British government in India and the rulers of the princely state? So this committee was known as Butler Committee. It was established in the year 1927. ठीक है, एक तो सर बटलर वॉज द चेयरमैन, सेकेंड अगर मैं बोलूँ तो होल्ड्सवर्थ एंड सिडनी पील were the other members of this committee. Okay, which of the following event coincides with the Gandhi Irwin Pact of 1931? तो गांधी इरविन पैक्ट वॉज अल्टीमेटली इसलिए किया गया था, मोटो ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमें लेके आना है। तो एज वी नो 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, 1931 में ये पैक्ट हुआ था। एंड इसके साइन होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एंड अनाउंस कर दिया गया था इंडिया में। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर मैं बात करूं चौड़ी चौरा इंसिडेंट, आपको बताना है चौड़ी चौरा कहाँ पे है एंड किस ईयर में ये इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डायनासोर बोन्स इन एशिया वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया इन 1828 बाई कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन।
ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द फॉसिल ऑफ द होलोटाइप वर्टिब्रेट वॉज डिस्कवर्ड इन, कहाँ डिस्कवर हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, ये जबलपुर में। अब हेनरी स्लीमैन इज़ नोन फॉर द सपरेशन ऑफ थगी, थग्स जो थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उनके सप्रेशन के लिए जाने जाते हैं कैप्टन स्लीमैन। अब ये किसके रेन के अंदर थे? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जब बेंटिक पे हम आ गए हैं तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? सेकंड एबॉलिशन ऑफ सती विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। अब एबॉलिशन ऑफ सती पे आ गए हम, तो आप मुझे बताना या रिकॉल करना अपने दिमाग में कि आत्मीय सभा किसने इस्टेब्लिश की थी। अब देखो यहाँ से हम आए हेनरी स्लीमैन से और हम पहुँच गए आत्मीय सभा पे। यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं एंड दिस, ऐसे जब हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, एंड जैसे हम अपने माइंड को मल्टीपल चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे, रिकॉल करेंगे, तो हमारी रिकॉलिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, आई एम श्योर अबाउट दैट। 17 का करेक्ट आंसर लेकिन बी है। Now, who among the following social reformer founded the आत्मीय सभा? देखो अभी देखो, वो एक क्वेश्चन हमने किया, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगा हमें उस क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर दोगे। फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड द आत्मीय सभा, प्रोपागेटेड मोनोथेइस्टिक हिंदू रिलीजन एंड इज कॉल्ड द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, हिज नेम इज़ राजा राम मोहन रॉय। देवेंद्र नाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बनाई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज़ नोन फॉर विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज का एक्ट आया था इन द ईयर 1856, ये इन्हीं के अंडर आया था। ऑल्सो ही इज़ क्रेडिटेड टू राइट अ बंगाली प्राइमर, बंगाली प्राइमर लिखा था इन्होंने, एंड वुमेन की एडुकेशन के लिए भी बहुत काम किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? नाउ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वी नो हैपेंड इन द ईयर 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, एंड उस टाइम पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी उसके बाद 1906 में, जिसमें स्वदेशी वॉज प्रमोटेड, एक तो स्वदेशी एंड दूसरा बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट, ये दोनों को प्रोपागेट किया गया। एंड देन देयर वाज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज विथ औरोबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। तो ये दोनों के दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की, तो इट वाज इन द ईयर 1911 में इसको ख़त्म कर दिया गया। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। After the revolt of 1857, the Vernacular Press Act became the highly critical of the government. In response to the government enacted stringent measure to censure the press in India. Who was the first Indian journalist to be imprisoned by the British colonial government? So the first Indian was सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने एडिटोरियल लिखा था इन द इन हिज जर्नल, बंगाली जर्नल था इनका। ठीक है, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इज़ द राइट आंसर। देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू इन प्लांट्स, देन हाउ डज द टच मी नॉट प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीफ मूव इन द रिस्पॉन्स? सो टच मी नॉट प्लांट क्या करता है कि ये चेंज कर देता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 21 का बी इज़ राइट। In which of the following the reproduction takes place through internal fertilization? अब internal fertilization किन किन में होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सबसे मतलब पहले मैं मतलब बता देता हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करते हैं विद इन फीमेल, एग ऑफ द फीमेल। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो वाटर में या फिर मॉइस्ट एरियाज़ में होती है, जो फैसिलिटेट करता है द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू एग।
ठीक है। अब आप खुद समझ जाओगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देयर इज़ द नीड ऑफ सम मॉइस्ट और वाटर का काम है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जिसमें हमें दिख रहा है कि वो वाटर में रहते हैं वो तो आंसर होगा नहीं। स्टारफिश इज़ रिलेटेड टू एक्वेटिक स्पीसीज़, गलत है। फ्रॉग एक्वेटिक है, फ्रॉग एक्वेटिक है। ऑटोमेटिकली सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझ लो, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। समझ लिया हमने, काउ डॉग एंड hen, दीज आर एनिमल्स विच लिव ऑन द लैंड। सो बी हमारा करेक्ट आंसर है। No. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi. What is the main function of villi in the human body? तो villi का क्या काम होता है? These increase the area of absorption. ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, फूड एब्जॉर्प्शन का एरिया है, इसको ये इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट बताया, तो ये तो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का काम नहीं है। ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, दिस टेक्स प्लेस इन स्टोमक। रेगुलेट द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। टू कैरी द एब्जॉर्ब फूड टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, दिस इज राइट। सी हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन एंड मैमल इज अ हर्बीवोर? हर्बीवोर कौन सा है? मैमल सबसे पहले is dugong. It is found in the coastal region of India and ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू इनको पकड़ लिया जाता है इन द नेट्स एंड ड्यू टू दिस स्पेशीज इज इन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द IUCN रेड लिस्ट में। वल्नरेबल सेक्शन में डुगोंग को रखा गया है। सो डुगोंग इसका करेक्ट आंसर है। Now, which of the following is the second largest phylum of the animal in terms of the described species after the arthropodas? आर्थ्रोपोडास के बाद सेकंड पे कौन आता है? सो दीज आर दी मोलस्का, इसमें हमारे ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस, स्नेल, स्क्विड, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो मोलस्का इज राइट। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, देन कम्स दी मोलस्का। The sixth round of the National Family Health Survey will not have the question related to, इनमें से किन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं होंगे? ठीक है, अब देखो अनीमिया की ऐसी चीज़ है कि देखो अनीमिया हमारे आंसर में होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनीमिया एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर सर्वे करने के लिए जा रहे हो तो आप जिसका सर्वे ले रहे हो उनसे आप पूछोगे कि आप बताओ ये क्या मैट्रिक्स है। अभी किनको पता होगा कि उनमें आयरन डिफिशिएंसी है या नहीं है? कितने लोग अवेयर हैं ऑफ देयर हेल्थ जो रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट करवाते होंगे? ज़्यादा लोग नहीं हैं इंडिया में। दैट इज़ वाई एन अवेयरनेस इज़ ऑल्सो रेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो जब अनीमिया इंक्लूड हुआ था ना, NFHS 5th जो सर्वे हुआ था उसमें बहुत फॉल्टी लोगों ने जवाब दिया था। दैट इज़ वाई अनीमिया को उसमें इंक्लूड किया गया था। हाइट वेट का तो ईजिली पता चल सकता है, डिसेबिलिटी का भी पता चल सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आप देख पा रहे हो ना कि इंसान डिसेबल है कि नहीं है। अनीमिया का जब रिकॉर्ड हुआ था तो बहुत ज़्यादा फॉल्टी इन्फॉर्मेशन मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड कि अनीमिया एंड डिसेबिलिटी के बारे में हम नहीं पूछेंगे। डिसेबिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ द सेंसिबल नेचर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि डिसेबिलिटी से एक अलग से भी रिपोर्ट आती है, सर्वे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के नाम से, तो उनमें ये डिसेबिलिटी का इंक्लूडेड है। तो दैट इज़ वाई इट विल नॉट बी आस्क्ड इन दी NFHS सर्वे। तो 3 and 4 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो हमें इसमें करेक्टली मैच पेयर बताने हैं। तो बैक्टीरिया इज़ हेनरिक बेरी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटन वन लियोन हुक। सो 1 तो हमने आउटराइटली यहाँ पे गलत कर दिया। एंड वायरस गलत है, लियोन हुक ने फाइंड नहीं किया था। इट वॉज फाउंड बाई डिमिट्री इवानोस्की। ठीक है, और ये यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे फाइंड किया था? सो देयर वॉज अ टोबैको मोज़ेक, एक टोबैको मोज़ेक करके एक डिज़ीज़ था, उसमें ये वायरस मिला था। सो सेकंड भी हमारा गलत हो गया। नाउ थर्ड,
यस, जो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ था, दीज वेयर फाउंडेड बाय लियोनहोफ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड अगर फंजाई की मैं बात करूँ तो ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक। दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, एंड प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया। एंड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किन्हें बोला जाता है, तो दैट इज़ लेवोजियर को बोला जाता है। इन 3 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट केराटिन। Keratin is a type of protein that plays an important role in functioning of a human body. Keratin is an important component of, so these keratin are fibrous proteins, एक fibrous proteins होते हैं which plays a key role in making up the outer layer of the skin which is known as epidermis. तो ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है, it is found in nails, hairs and tooth. डी हमारा करेक्ट आंसर है। नो, क्वेश्चन नंबर 29 में लक्स मीटर का हमें बताना है कि व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ ब्लड प्रेशर के लिए स्फेगोमीटर का यूज़ किया जाता है। ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यस दिस इज़ ट्रू। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ व्हील्ड व्हीकल, ये हमारा ओडोमीटर से हमें पता चलता है। तो बी हमारे इसका करेक्ट आंसर है। मस्कुलर मोशन एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर, एक तो इस स्फेगोमीटर से होता है ब्लड प्रेशर, एंड दैस जो मस्कुलर मोशन है इट इज़ मेजर्ड बाय काइमोग्राफ। अगर मैनोमीटर की मैं बात करूं, ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, ओडोमीटर का मैंने बता दिया। एक होता है ऑन्डोमीटर, ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड वन देयर इज़ फोटोमीटर, फोटोमीटर का यूज़ हम कब करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी की बात करूं तो मर्सेली स्केल से हमें इंटेंसिटी पर पता चलती है अर्थक्वेक की। एंड अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड तो ये अर्थक्वेक का पता चलता है हमें बाय रिचर स्केल। आई होप आपको एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच पासिस थ्रू अ गिवन एरिया। In this context, which of the following is correct for the magnetic flux? It is measured in watt. कहाँ भाई कुछ भी लिखा है ये। इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन वाट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ट्रू। टू हमारा सही आंसर है। अगर मैं कुछ आपको ऐसा यूनिट की बात बताऊं तो प्लेन एंगल सबसे पहले लिख लो। प्लेन एंगल का मेजर हम करते हैं रेडियन में। सेकंड अगर मैं बताऊं तो फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर इन हर्ट्ज़। फोर्स हमारा न्यूटन में मेजर होता है। देन कम्स प्रेशर, प्रेशर हम पास्कल से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की बात करूं तो ये ओम होता है इसके लिए। एनर्जी के लिए जूल होता है। ये सब लिखते जाना है, या अगर याद है आपको तो रिवाइज करते जाना। इलेक्ट्रिक पावर का मैंने बता दिया, वॉट होता है। देन देयर इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है। कैपेसिटेंस का होता है फैराड। लाइट ईयर की मैं बात करूं, इट इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस। एंड वर्क की बात करूं तो इसका होता है जूल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सवेल होता है ऐसा यूनिट, इसका हमारा ओनली 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनमें से किससे रिलेटेड है।
1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसमें देखो लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो थर्ड में, इफ़ ए डिसेंडिंग एलिवेटर सडनली स्टॉप्स द ब्लड रशेज फ्रॉम योर हेड टू योर फीट। ठीक है, अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहता है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड, अनलेस इसकी पोजीशन को कोई एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स चेंज करने की कोशिश करे, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ इनर्शिया। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो एक ऑब्जेक्ट रेसिस्ट करता है चेंज उनके मोशन में। एक ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं करना चाहता है, वो रेसिस्ट करता है अपना मूवमेंट, अनलेस अनटिल देयर इज़ एन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following materials would offer maximum resistance to the flow of electricity in a conductor? So flow of electricity की बात हो रही है यहाँ पे। मैक्सिमम रेसिस्टेंस कौन उत्पन्न करेगा? वो करेगा आयरन। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, इसको नोट डाउन कर लेना, सबसे ज़्यादा होती है ये सिल्वर में, देन कम्स कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्युमिनियम, देन टंगस्टन, फिर आता है जिंक, फिर आता है निकल, एंड सबसे कम होती है डायमंड में। ये ध्यान रखना बस, सबसे ज़्यादा होती है कॉपर में, देन गोल्ड में, सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर, कॉपर, देन गोल्ड। तो आयरन यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कूलेंट, एज अ कूलेंट क्या यूज़ होता है? हैवी वाटर तो यूज़ होता ही है, साथ में कार्बन भी यूज़ होता है, देन हीलियम भी यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, आपको मुझे बताना है न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर मैं बात करूं तो काकरा पार ये कौन से स्टेट में है? सेकंड क्वेश्चन इज़ कि कुडनाकुलम इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको पता है। कुडनाकुलम कौन सी कंट्री के असिस्टेंस से इंडिया ने बनाया है? ठीक है, नाउ जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये किन्होंने प्रपोंड किया था या किन्होंने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर एक्शन प्लान को इन्वेंट किया था, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा पास उत्तराखंड में नहीं है। माना पास श्योरली उत्तराखंड में है। खारदुंगला पास की मैं बात करूं, ये लद्दाख में है, तो ये हमारा उत्तराखंड में नहीं है। रोहतांग पास इज़ इन हिमाचल प्रदेश, तो ये भी नहीं है, तो 2-3 हमारा तो नहीं होगा। 2-3 यहाँ पे हमारा है, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 उत्तराखंड में ही है। हमारा सी करेक्ट आंसर है। अगर मैं शिप्टीला पास की बात करूं, ये हिमाचल प्रदेश में है, एंड बनिहाल पास इज़ इन जम्मू कश्मीर। सेला पास ये अरुणाचल में है। बमला, बोमडीला, ये सारे पास हमारे अरुणाचल में है। जेलेपला एंड नाथुला की बात करूं तो ये हमारा सिक्किम में है, तो ये ध्यान रखना, ये सिक्किम में है। सिक्किम से जो नदी निकलती है विच अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, वो रिवर का नाम है तीस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारी 3 कंट्रीज से पास करती है, नेमली चाइना, देन इंडिया एंड देन बांग्लादेश, एंड अल्टीमेटली ये फ्लो करती है कहाँ? तो बे ऑफ बंगाल में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया की मैं बात करूँ अगर, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अगर परसेंटेज वाइज में बात करूं तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया हमारे मिज़ोरम का है। अगर एरिया की मैं बात करूं, परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल रीजन ना और सिर्फ एरिया की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है।
परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में सबसे पहले हमारा मिज़ोरम आता है, देन कम्स अरुणाचल, ठीक है, एंड अरुणाचल के बाद आता है मेघालय। नाउ ड्यूरिंग द हॉट weather season in India, a sudden contact between dry and moist air masses give rise to local storm of great intensity. These local storms are associated with violent winds, torrential rains and even hailstorm. Which of the following are example of local storm? अब मैंने आपको बताया था winds are of 3 types. इसके पहले वाले जो टेस्ट हुए ना उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और यहाँ पे इसका आंसर भी, अगर आपने वो दोनों टेस्ट सीरीज़ देखी होंगी तो आपको प्रॉपरली उसका आंसर मिल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ साथ में। तो 3 टाइप की विंड होती हैं, परमानेंट होती हैं, टेम्पररी होती है और सीजनल होती हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्पररी विंड्स होती हैं इसमें लोकल फेनोमिनन या लोकल मूवमेंट ऑफ एयर से ये विंड्स अराइज करती हैं, जिसमें मैंगो शावर, लू एंड ब्लॉसम शावर तीनों के तीनों इंक्लूडेड हैं। दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ लोकल स्टॉर्म। अगर कुछ और एग्जाम्पल दूँ तो देर इज काल बैसाख, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लोकल स्टॉर्म्स। और काल बैसाख को नॉर्थ वेस्टर्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 37, India has abundant natural reserve of coal. However, extracting coal from earth could at times lead to a disaster like mine flooding or mine fire. Which of the following is the most disaster-prone regions in the India? अब मुझे बताओ झारखंड के सबसे ज़्यादा रिसोर्स कहाँ मिलते हैं? ये हमारे झारखंड में है। कोल के, सॉरी झारखंड के नहीं, कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हमारे झारखंड में है। देन कम सेकंड पे उड़ीसा। उड़ीसा में आपने एक जगह का नाम सुना होगा झरिया। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस फायर है ज़मीन के नीचे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा झरिया कोल माइन होगा, ठीक है। दिस एरिया हैज़ द मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ कोल इन इंडिया। अगर मैं मैंगनीज़ की बात करूं तो आप मुझे बताओ मैंगनीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मिलता है? तो वो मध्य प्रदेश में मिलता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के रिज़र्व सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the Subedar of Bihar who provided the facility to British to stay in Patna? So the correct answer is मुबारक खान, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश की थी पटना में। पटना में भी देयर इज़ एन एरिया कॉल्ड आलमगंज इन द ईयर 1620। उस टाइम पे मुबारक खान ने ब्रिटिशर्स को प्लेस दी थी टू स्टे इन पटना। डी हमारा राइट आंसर है। काराकोरम एनॉमली पे क्वेश्चन है। This is an abnormality in the existing line of control that runs from the Manawar in Jammu to the Karakoram mountain range. Despite being a cold desert area, the Karakoram mountain range is home to some rare species of warmer climate. तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, none of these है। एक्चुअल में काराकोरम एनोमली क्या है? It is growth of glaciers in सेंट्रल काराकोरम रीजन, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स घट रहे हैं। वही ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड सेंट्रल काराकोरम के रीजन में देयर इज़ एन फेनोमेनन जहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। तो दिस फेनोमेनन इज़ कॉल्ड काराकोरम एनोमली। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉल्ड पटना प्रॉस्पेरस सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? तो पीटर मुंडी, ठीक है, हु केम टू पटना इन 1632 AD। इन्होंने बोला था कि पटना इज़ अ मेजर सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी आप ध्यान रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट लीडर गेव द स्लोगन जबरदस्ती बुआई और फसल कटाई, फोर्सिबल सोइंग एंड हार्वेस्टिंग? तो ये दिस वॉज गिवन बाय राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है। कहाँ दिया था उन्होंने? अंबारी विच इज़ इन छपरा। तो बी इसका सही आंसर है। नाउ 42 देखते हैं। विच बुक बाय गेगर मेंडल इज़ कंसिडर्ड द फाउंडेशन टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स?
सो द नेम ऑफ द बुक इज़ एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट था वो इसी बुक में उन्होंने लिखा था, ठीक है, जिसमें कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी बुक में दी गई है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द फैक्ट दैट जैसलमेर इन राजस्थान इज नोन एज द गोल्डन सिटी। सो इट इज़ बिकॉज कि इट स्टैंड ऑन द रिज ऑफ येलोइश सैंडस्टोन। अब अगर राजस्थान की बात हुई है तो आप मुझे इसके बारे में मैं कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, दिस इज़ इन राजस्थान एंड इट इज़ फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, और जो पावर की लाइंस हैं, पावर सप्लाई की, बिजली की जो पावर सप्लाईज़ की लाइन है, इनकी वजह से, इन पावर सप्लाई के लाइन से कनेक्शन में आने की वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब बर्ड्स उड़ती हैं और पावर की लाइंस को टच करती हैं तो उनसे इनकी डेथ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया है कि आप अंडरग्राउंड पावर लाइंस को इस्टेब्लिश करो ताकि ये बर्ड्स बच सकें। और राजस्थान की अगर जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर का जो रीजन है, जयपुर की जो सिटी है, वो किसने बसाई थी? सवाई जय सिंह टू ने किया था। ऑल्सो 5 जगह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। एक तो उज्जैन में की थी, एक बनारस में की थी, और बाकी जिन 3 जगह पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विथ रेफरेंस टू द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स द टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, बिल्कुल करेक्ट है ये। एंड स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड हंगुल आर कॉमनली फाउंड इन दिस रिजर्व। अब देखो हंगुल की जो वैरायटी है, ठीक है, दिस इज स्पेशली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, तो उत्तराखंड में है ये नेशनल पार्क, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। ये एंडेमिक है हमारे कश्मीर के रीजन में, तो ये हमारा गलत है, दैट इज़ वाई ओनली ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। Which of the following are example of a low-tech ecosystem? लोटेक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं विच आर फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम। अब इनमें से देखो कि फ्लोइंग वाटर किस में है, एक्वेरियम में तो होगा नहीं, 3 हमारा एलिमिनेट हो गया। रिवर में फ्लोइंग वाटर होता है तो 1 हमारा करेक्ट है। पॉन्ड लेक में भी फ्लोइंग वाटर हमें नहीं मिलता है, दैट इज़ वाई ए इज़ ऑल्सो नॉट राइट, ठीक है। लोटेक मतलब मूविंग वाटर, और अगर मैं लेंटिक की बात करूँ तो दिस इज़ स्टिल वाटर सिस्टम। तो लेंटिक सिस्टम की अगर बात होगी तो वहाँ पे पॉन्ड, एक्वेरियम एंड लेक सही आंसर होगा, बट यहाँ क्वेश्चन में हमें लोटिक पूछा है, दैट इज़ वाई बी इज़ द राइट आंसर। Now, which of the following zone in marine ecosystem is a shallow region and support plants rooted in the sea floor? So this zone is known as neritic zone. Neritic zone की जो डेप्थ है अप टू 200 मीटर्स होती है, ठीक है। These supports plant, ठीक है। और ये जो जोन होता है, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, उसके एज पे होता है, तो ये आप ध्यान रखना। डिफरेंट अगर मैं मरीन स्पीसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे फिशेस, स्नेल, सी ऑटर एट्सेट्रा, ये स्पीसीज़ हमें नेरेटिक जोन में मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रैक्टिस द फेनोमेनन ऑफ ट्रू हाइबरनेशन। अब सबसे पहले मैं आपको हाइबरनेशन बताता हूँ। अगर आपने पॉज करके इसका आंसर कर लिया है तो वेल एंड गुड। हाइबरनेशन सबसे पहले क्या होता है? हाइबरनेशन में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बॉडी की, वो ग्रेटली रिड्यूस कर देते हैं बॉडी के टेम्परेचर को
कम कर दिया जाता है टू फाइट एडवर्स विंटर कंडीशन। मतलब ये समझ लो कि विंटर के टाइम में ये लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ। तो माउंटेन गोट्स ये तो ठंड के टाइम पे होती हैं, तो गोट्स में तो हमें हाइबरनेशन देखने को नहीं मिलता है। हाइबरनेशन का एक एग्जांपल आपने पॉपुलर एग्जांपल सुना होगा, पोलर बियर्स, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1 हमारा हो ही नहीं सकता। 3 में बैट्स में हाइबरनेशन होता है, ये तो बिल्कुल और बिल्कुल होगा। और हेजहॉग जो होते हैं इनमें भी हाइबरनेशन होता है। स्क्विरल्स में हाइबरनेशन होता है, मार्मोट्स में हाइबरनेशन होता है। ये कुछ स्पेसीज़ हैं जिनमें हाइबरनेशन होता है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, desert represent region that exhibit extreme diurnal variation। diurnal मतलब डे एंड नाइट वेरिएशन। डे में वेरिएशन होता है टेम्परेचर का एंड नाइट में होता है। Organism inhabiting such extreme situation have evolved special adaptive features that allowed them to withstand extreme temperature। How does a camel withstand in extreme temperature? अब कैमल की मैं बात करूँ तो कैमल में स्वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो वाटर सेव करता है। जो बम्प्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ द कैमल, दीज आर यूज टू सेव वाटर। ऑल्सो कैमल की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ये मान लो ये ग्राउंड है, तो कैमल की हाइट बहुत ज़्यादा होती है टू सेव हिम फ्रॉम द हीट जो सैंड से निकल रही है, ठीक है। बाई ड्रिंकिंग अ प्लेंटी ऑफ वाटर एट वंस, ये तो बिल्कुल रीज़न नहीं है। स्वेटिंग हेल्प कैमल मेंटेन, नहीं भाई, स्वेटिंग होगी तो वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होगा तो फिर फ़ायदा थोड़ी होगा उससे कैमल को। दे कैन विथस्टैंड सिग्निफिकेंट बॉडी टेम्परेचर चेंजेस एंड कंजर्व वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। फर वर का तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है ये, सी हमारा मोस्ट लॉजिकल आंसर है। ऑल्सो कैमल की मैं बात करूँ तो खरई कैमल बहुत फेमस है इंडिया में। ये रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का रीजन है वहाँ मिलते हैं, एंड स्पेशली ये मैंग्रोव में सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। खड़ी कैमल का यूज़ हमारी आर्मी भी करती है बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए। जो मैंग्रोव्स का पर्टिकुलरली एरिया है उसमें ये कैमल्स ईजिली मूव करते हैं, तो इनके ऊपर बैठ के आवर BSF प्रोटेक्ट्स आवर बॉर्डर। दैट इज़ वाई ये स्पीसीज़ पूछ सकते हैं कि खरई कैमल जो है वो कहाँ पे मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन दी गुजरात। एंड गुजरात की मैं बात करूँ तो देयर इज़ बन्नी ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड बहुत फेमस है क्योंकि कूनो पालमपुर नेशनल पार्क, जहाँ पे अभी रिसेंटली चीता को ट्रांसलोकेट किया गया है, इसके बाद बन्नी ग्रासलैंड जो गुजरात के हैं इनको माना जा रहा है एक प्रोबेबल प्लेस जहाँ पे चीता को रखा जा सकता है, क्योंकि ये ग्रासलैंड का एरिया है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 49, जस्ट अ सेकेंड। In order to check the decreasing population of certain species, many conservation programs have been launched by the government from time to time. Which of the following is the earliest conservation program to be launched? प्रोजेक्ट टाइगर आया था इन द ईयर 1973। एलिफेंट की बात करूं तो ये आया था इन द ईयर 1992। गिर फॉरेस्ट जो क्रोकोडाइल का फॉरेस्ट जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन है ये आया था इन द ईयर 1975, एंड गीड लायन प्रोजेक्ट आया था 1972। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए तो वो टाइगर एंड गीड लायन प्रोजेक्ट में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से आपने कुछ गलत आंसर किया है तो चलेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा गीड लायन होगा, क्योंकि 1972 में ये आया और 73 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। The next question is, during its revolution around the sun, the earth is nearest to the sun on which date? So the farthest position, first of all let me tell you, जो farthest position होती है sun की, that is on 4th July and it is known as aphelion, whereas 3rd January को nearest position होती है earth की to the sun, and this situation is known as perihelion.
ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज consider the following statement: the earth receives insolation in the form of long waves. The second statement is the radiated energy of the atmosphere in the form of short waves. तो this is wrong. जो भी इंसोलेशन रिसीव होती है these are short waves, and earth जिन सोलर वेव्स से हीट होता है these are specifically long waves. ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया है इस क्वेश्चन में, 1 का 2 एंड 2 का 1 कर दिया है. दैट इज़ वाई नीदर ऑफ द ऑप्शंस हियर आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51. 51 तो पीछे ही था, एक सेकेंड. चलो 51 डन है. 52 यस. अब सहारा डेजर्ट, ठीक है, वी नो दिस सहारा डेजर्ट इज़ फेमस as it is the largest desert of the world. ठीक है, कहाँ पे ये नॉर्थ अफ्रीका के पोर्शन में है. और अगर आपने पहले की सीरीज़ नहीं देखी है मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है सहारा डेजर्ट के बारे में. आई टोल्ड यू दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये हमारा 11 कंट्रीज़ में है, 11 कंट्रीज़ में स्पैन करता है. ठीक है, west of the Sahara desert there is Atlantic Ocean and Atlas Mountain and Mediterranean Sea हमारा नॉर्थ में है, एंड ईस्ट के साइड में रेड सी. अब रेड सी इज़ इम्पॉर्टेंट, इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हूथीज़ है पायरेसी के लिए बहुत ज़्यादा भी फेमस न्यूज़ में रहा है रेड सी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सब कंट्रीज़ हैं. ठीक है, टोटल 11 कंट्रीज से सहारा डेजर्ट क्रॉस होता है. इन कंट्रीज़ का नाम मैं आपको बता देता हूँ. दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. दैट इज़ वाई यहाँ पे देखो सब तो नहीं हो सकते. चैड है, लीबिया है एंड देयर इज़ मोरक्को. अंगोला एंड तंजानिया नहीं है. ठीक है, तंजानिया वैसे भी इज़ ऑन द ईस्टर्न साइड. ठीक है, तो तंजानिया नहीं है. अर्थक्वेक वेव्स की बात करूं तो इसको भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है. ये देखो सारे क्वेश्चंस जो मैंने एनसीईआरटी के आपको कराए हैं ना, अगर एक बार आप उस सीरीज़ को देख लेते हो, हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की अभी तक मैंने अपलोड की है कंप्लीट 6 से 12 तक की, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दीज यू विल बी एबल टू हैंडल. तो पी वेव्स जो होती हैं दीज कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तीनों मीडियम. इनका जो शेडो जोन होता है इट इज़ बिटवीन 105 डिग्री टू 145 डिग्री. ठीक है, जो सेकेंडरी वेव्स होती है दीज कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम. ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ट्रेवल करती हैं. एंड इनका शेडो जोन है 105 डिग्री के बियॉन्ड जो भी रीजन है इसका शेडो जोन होता है. ओके, नाउ प्राइमरी वेव थ्रू गैसेस एंड लिक्विड मीडियम, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये हमारा नॉट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, दैट इज़ वाई ऑप्शन होगा ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ द मेंशन रिवर हमें करना है. सबसे पहले तो येलो रिवर है. ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना आफ्टर यांगसी रिवर, और जो ये यांगसी रिवर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है. नॉर्दर्न चाइना का पार्ट है, दैट इज़ वाई सबसे पहले येलो रिवर है, देन देयर इज़ यांगसे एंड थर्ड पे आती है मेकोंग. मेकोंग रिवर की मैं बात करूँ तो साउथ ईस्ट एशिया की ये लॉन्गेस्ट रिवर है. ठीक है, और ये चाइना में तो फ्लो करती है, चाइना के साथ साथ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, कंबोडिया, इन रीजन्स में भी ये फ्लो करती है. सो ये भी आप ध्यान रखना. वापस से आगे हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पे. हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? सो इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. ठीक है, अंडर आर्टिकल 217. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. बट एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल है दैट इज़ डन बाय द पार्लियामेंट, और एससी के जजेस का रिमूवल का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो मेंशन कहाँ पे है? इट इज़ इन द
जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। इसमें दोनों हाउसेस से मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 56। Who among the following has the right to speak and take part in the proceeding of either house of the parliament or any joint sitting of the both the houses? So it is the Attorney General of India. He is appointed by the President. The salaries and emoluments of the Attorney General are determined by the President only. Parliament determine नहीं करता है. And Attorney General enjoys his position on the pleasure of President. President जब चाहे उनको रिमूव कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जिस भी कमेटी, चाहे वो लोकसभा की कमेटी हो चाहे वो राज्यसभा की कमेटी हो, जिस भी कमेटी के मेंबर होते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मेंशन है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैग के बारे में 148 आर्टिकल में दिया है। एंड द अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ कैग इज रिटन इन द आर्टिकल 149। ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना था एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ध्यान में रखना। एंड इलेक्शन कमीशन इज़ गिवन इन आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप शॉर्ट में आपका रिवीजन हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 110 इज़ अबाउट द मनी बिल। अब मनी बिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मनी बिल को अप्रूव करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। And this bill is introduced in the लोकसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट होती है मनी बिल को, ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखना। ना होता क्या क्या है मनी बिल में, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इज आर्टिकल 266। इम्पोजिशन और एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी की बात आ गई, अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज करेक्ट। अभी मुझे बताओ कि लोकल अथॉरिटी की बात आ गई तो कहाँ से ये सही है। लोकल अथॉरिटी के लिए देयर इज स्पेसिफिकली हमारा स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है। लोकल अथॉरिटीज़ को मनी बिल से कोई लेना देना नहीं है। 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 1 और 4 तो है ही, थर्ड हमें देखना है रेगुलेशन ऑफ मनी बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। कंटीजेंसी फंड विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 267(1), जो कि प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। और प्रेसिडेंट किनको चार्ज देते हैं, दिस इज़ फाइनेंस सेक्रेटरी को चार्ज देते हैं टू होल्ड द अमाउंट ऑफ द कंटीजेंसी फंड। ये भी इसकी कस्टडी भी आती है अंडर द मनी बिल। सो हमारा 1, 3 and 4 इज़ राइट। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the directive principle. The above observation was made by the court in which of the following landmark cases? So the Minerva Mill case of 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेरेशन दिया था। केशवानंदन भारती केस 1973 का है, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज प्रोपाउंडेड। ठीक है, इसका आंसर मिनर्वा मिल्स है। क्वेश्चन नंबर 59। आर्टिकल 169 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। एट प्रेजेंट देयर आर 6 स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल बिसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब तमिलनाडु की कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटली अभी ये आंध्र प्रदेश, देन कम्स कर्नाटका, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश, then comes Karnataka, then there is Telangana, Maharashtra, बिहार एंड यूपी, इन स्टेट्स में है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एज ऑफ 2023 इंडिया हैज़ क्लोज टू 1 million cooperative societies. One of the major factor behind the cooperative society movement in India is the legal protection of such societies. अब सबसे बेसिक बात पूछी है इसने कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई,
तो ये आई थी हमारे 97th अमेंडमेंट एक्ट से। 91st अमेंडमेंट एक्ट इज़ वेल नोन कि 15% जो होगा वो स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैं बात करूँ तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में भी ये इंक्लूडेड है। ऑल्सो DPSP भी है आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। उसके बाद में पार्ट 9 के अंदर पंचायत आती हैं, पार्ट 9A के अंदर में म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं, पार्ट 9B के अंदर कोऑपरेटिव का सेक्शन ऐड हुआ है। तो ये पार्ट याद रखना, पार्ट 9B इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। एंड आर्टिकल नंबर 243 ZH टू 243 ZT, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो रिफरेंडम प्लेबिसाइट इनिशिएटिव ये सारे के सारे हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी की मैं बात करूँ तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, वन देयर इज़ डायरेक्ट, अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड एट्सेट्रा। और इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में वो लोग अपने काम को करते हैं। इंडियन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन सम केसेस, ठीक है। तो इनमें इसका आंसर डी होगा। with reference to Indian Constitution consider the following statement. Right to form a cooperative society is a fundamental right, बिल्कुल करेक्ट है। The provision of preamble are not enforceable in court, बिल्कुल सही है, इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं कोर्ट में। द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड एंड अमेंड भी हुआ है एक टाइम, कब हुआ है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या अमेंडमेंट हुआ था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे हमारे प्रीएम्बल में। तो 3 हमारे यहाँ पे गलत है, 1 and 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ क्रिएटेड वेरियस यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सो बिल्कुल यहाँ पे तीनों के तीनों फैक्ट्स हमारे सही हैं। यूटी को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं टू लुक ओवर द यूनियन टेरिटरीज। ऑल्सो ऐसी 2 ही यूनियन टेरिटरीज़ हैं आउट ऑफ 8 जिनका रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, एक है दिल्ली एंड दूसरी है पुदुचेरी। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिल्ली का जो आर्टिकल है दैट इज़ 239AA, ये दिल्ली का आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी है। अब हाउस ऑफ एल्डर्स किसको बोला जाता है, तो हाउस ऑफ एल्डर इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा राज्यसभा हो गया। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, 1/3 ऑफ पीपल जो है वो रिटायर करते हैं एवरी 2 years पे। इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू डिज़ोल्यूशन का कोई यहाँ पे मैटर नहीं होता है। डिज़ोल्व कौन सा हाउस होता है, हाउस ऑफ पीपल। एवरी 5 years देयर आर जनरल इलेक्शन, जिसके बाद इस हाउस को डिज़ोल्व किया जाता है। नाउ इसका हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय M.N. रॉय, 1934 में दिया गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार ब्रिटिशर्स ने कब अडॉप्ट किया था, इट वाज इन अगस्त ऑफर जो था 1940 का, उसमें ब्रिटिश ने पहली बार अडॉप्ट किया था इसको। 11 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं, 11 शेड्यूल मैं बता दूं आपको, पंचायत के अंदर कौन कौन से यहाँ पे राइट्स हमारे पास हैं। तो फायर सर्विसेज का राइट नहीं है, लाइब्रेरी एंड पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों राइट्स हैं। बात करूँ अगर मैं फायर सर्विस की, तो ये पंचायत के अंदर नहीं आता है।
टोटल कितने फंक्शंस मिले हैं पंचायत को, तो 29 फंक्शंस हैं। इतना आप ध्यान रख लो, बहुत है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। Question number: At present, Rajya Sabha do not have any representation from the union territory. Second is election to the member of Rajya Sabha is held by the system of proportional representation. All the states have equal representation in Rajya Sabha. So यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, 4 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है ऑल द स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सब स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटर नहीं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, और राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर जो होता है वो 6 ईयर्स होता है, एंड इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा का टेन्योर है इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। तो मेंशन कहाँ है? दिस इज़ मेंशन इन दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसके अंदर हमें ये प्रोविज़न मिलता है कि मेंबर्स का टेन्योर हमारे 6 साल का होगा। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट हमारा सही है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, हमें कंसिडर करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नहीं, वो दिस इज़ अपलोडेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इसको अपलोड करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट डाटा एंड रिलेटेड टू लिथियम एंड कॉपर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट रीजन वेयर द ओनली रीजन दैट विटनेस इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू बोथ क्लीन एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इंडिया एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में राइज होना इज़ बिग। अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को टाइम लगेगा उसको टैकल करने में, दैट इज़ वाई ओनली ए इज़ द ओनली 1 स्टेटमेंट हियर इज़ राइट। Which of the following companies has announced a plan to achieve net zero emissions by 2038? कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है? तो इट इज़ अनाउंस बाय द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब इन्फ्लेशनरी गैप किसको बोलते हैं? देखो, जो रियल जीडीपी होती है, एक होती है रियल जीडीपी जो एक्चुअल में आपकी जीडीपी है, और दूसरी जीडीपी होती है जो प्रेडिक्टेड जीडीपी है। इसमें जो गैप होता है, दिस गैप इज़ नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमें बस देखना है कि कौन से ऑप्शन में है। इट इज़ गैप बिटवीन WPI CPI, गलत। डिफरेंस बिटवीन रेट इन इन्फ्लेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड, बिल्कुल गलत है, कोई सेंस नहीं बनाता है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन फूड एंड नॉन फूड आइटम, बिल्कुल नहीं। इट इज़ गैप बिटवीन प्रेडिक्टेड जीडीपी एंड रियल जीडीपी व्हेन द इकोनॉमी इज़ एट फुल एम्प्लॉयड, बिल्कुल डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज IBBI के ऊपर क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, इट इज़ इन द चार्ज ऑफ कैरिंग आउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिल्कुल क्वासी जुडिशियल क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, सी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिफ्लेशन। Which of the following statement are correct for deflation? It is a sustained decrease in the general price level. Yes, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम उल्टा बोलेंगे, सस्टेन्ड डिक्रीज की जगह पे इफ वी से कि देयर इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, इट इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो ये है RBI का। RBI क्या करता है? RBI की होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में इसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू ये कंट्रोल करता है। मेन जो की वेपन है जिससे RBI मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ रेपो रेट। डन,
ठीक है। डिफ्लेशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, नो इट इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं, जो भी डेटर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स नहीं, जो भी डेटर्स होते हैं उनके लिए डिफ्लेशन इज़ नॉट यूज़फुल, ठीक है। शॉर्ट टर्म में बेशक कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डिफ्लेशन से लॉस ही होता है कंज्यूमर्स को। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सेंट्रल बैंक में यूज़ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू कॉम्बैट डिफ्लेशन। बिल्कुल करेक्ट, सही स्टेटमेंट है। 1 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं यहाँ पे। FRP पे है, जैसे हमें MSP मिलती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, और 22 टोटल हमारे पास 22 सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा 22 फूड क्रॉप्स हैं जिस पे हमें MSP मिलती है। वहीं अगर शुगर केन की बात की जाए तो शुगर केन पे हमें FRP मिलती है, विच इज़ फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस। इट इज़ द प्राइस सेट अप बाय द गवर्नमेंट दैट शुगर मिल्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू गिव फार्मर्स। यस, करेक्ट है। The CACP declares the FRP, ठीक है। CACP, तो दिस इज रॉन्ग। CCEA दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो अनाउंस करती है FRP। रिकमेंडेशन CACP देता है, बट अप्रूव जो है, डिक्लेयर जो है वो CCEA करता है। दैट इज़ वाई ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ राइट है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट वुड ऑकर। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती क्या है, ये ऑकर तब करती है व्हेन पीपल मूव बिटवीन जॉब्स, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब पे वो मूव करते हैं, ठीक है। लेबर फोर्स में ट्रांजिशन होता है, इन एंड आउट, लोग लेबर फोर्स में आते हैं, लेबर फोर्स में निकलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होती है, दिस इज़ शॉर्ट टर्म, ठीक है। और बिजनेस पे ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लेबर यहाँ पे चलता रहता है। सो दिस इज़ अ बेसिक आइडिया। ऑल्सो जैसे स्ट्रक्चरल एक होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो जॉब की डिमांड है, लेबर के पास वो स्किल ही नहीं है उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से ये इन्फ्लेशन को भी इफ़ेक्ट करती है, एंड दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरली लॉन्ग टर्म। अंडरस्टूड? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। कब ऑकर होगी? व्हेन पीपल मूव बिटवीन जॉब्स, बिल्कुल करेक्ट है। एंड व्हेन पीपल ट्रांजिशन इनटू एंड आउट ऑफ लेबर फोर्स, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 5-year plan was launched in 1951 and 2 subsequent 5-year plans were formulated till 1965. However, the planning process was disrupted after 1965 and 3 annual plans had to be launched between 1996 to 1969. In this backdrop, which of the following factor disrupted the planning in 1965? तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि बेसिकली हमारे 1965 में कौन कौन से फैक्टर्स ने इफ़ेक्ट किया था। इंडो पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी 1965 में, ये तो एक फैक्टर है ही, ठीक है। इसके साथ में ही ड्रॉट भी हुआ था 2 सक्सेसिव ईयर, एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी हुआ था। तो तीनों हमारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द एनुअल प्लान्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 सॉरी। What percentage of the total agricultural land in India forms irrigated land? So correct answer इसका 52% है। Next question is 77. On completion of Kosi Mechi link project, about 2.1 lakh hectare area in 4 districts of Bihar will get irrigation facilities and relief from floods. These districts include, तो ये इंक्लूड करते हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार, क्योंकि कोसी रिवर
खुद या थ्रू इट्स ट्रिब्यूटरीज इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में ज़रूर होती है। दैट इज़ वाई डी इज़ राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार की बात की जाए, बिहार से पहले सबसे पहले जान लो, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो था वो सिक्किम था, ठीक है। नाउ सेकेंड इज करेंटली इट इज़ डन इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल सही। फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹11,500 करोड़ फॉर 1 एकड़, मतलब सॉरी ₹11,500 फॉर 1 एकड़, येस करेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री बायो फर्टिलाइज़र फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ये इसको गलत किया है यानी स्टेटमेंट को आपने गलत किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है। अगर ये स्टेटमेंट आप गलत कर रहे हो ना तो फिर एक सीरियस कंसर्न है कि आप स्टेटमेंट समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, तो ये तो सही होगा। यहाँ आपको इनके फिगर्स पे डाउट हो सकता है, विच इज़ कोई बात नहीं अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके गलत भी हुए हैं तो। इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है वो ऑल 3 है, क्योंकि लकीली इस क्वेश्चन में सारे फैक्ट्स जो दिए हैं वो सही हैं। नाउ 79 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड नेवर बीन द गवर्नर ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो बनवारी लाल जोशी कभी भी गवर्नर नहीं रहे हैं बिहार के। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वॉज द प्रीवियस गवर्नर ऑफ, so he was the governor of Himachal Pradesh. The Khatwa from Bihar received a GI tag in 2016. In this context, which of the following are correct for Khatwa? Khatwa के लिए क्या correct है? सबसे पहला, it is an applique work that originated in Bihar, बिल्कुल correct है। It was locally used to create decorative tents, canopies, बिल्कुल correct है। The base fabric for Khatwa work in the workshop is mostly cotton. No, it is not cotton but it is mostly linen. That is why 3 हमारा गलत है, 1 and 2 is right. Bihar registered 13 GI tag product item. In this context, which of the following items relate to भागलपुर? अब भागलपुर से कौन कौन से आइटम है? सो हमारा कतरनी राइस एंड जर्दालू मैंगो, ये दोनों जो हैं वो हमारे भागलपुर से रिलेटेड हैं। मार्छा राइस की अगर मैं बात करूं तो इसको 2023 में जीआई टैग मिला है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में ये उगाया जाता है। मगही पान को 2018 में जीआई टैग मिला है और दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बीटल लीफ, और ये ग्रो होती है नवादा, औरंगाबाद, गया एंड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Advocate General of the state is the highest law officer in the state. In this context, consider the following statement. आर्टिकल 143, आर्टिकल जैसे ही 143 देखा आपने इसको गलत कर दो, क्योंकि 143 आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, और ये आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की इन 2 केसेस। सबसे पहला केस क्या होता है, अ मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी है कोई, या कोई कन्वेंशन है, या कोई एग्रीमेंट है, इनके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब प्रेसिडेंट कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कंपलसरी नहीं है कंसल्टेशन देना, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। बट इन द सेकेंड केस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वाले केस में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू गिव एडवाइस, कंपलसरी होता है। ऑल्सो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट से बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठती है, ये भी ध्यान रखना। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रशांत कुमार सिन्हा इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, हमें यहाँ पे मैच करना है मिनिस्टर को उनके पोर्टफोलियो से। तो सम्राट चौधरी पंचायती राज मिनिस्टर, संतोष कुमार सुमन आईटी मिनिस्टर, विजय सिन्हा एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। The next question is, which Jain Tirthankar is associated with attaining Nirvan at Mandar Hills? Correct answer is Vasu Pujya.
Although a separate province for Odisha was created in 1937, the Patna High Court exercised jurisdiction over the territories of Odisha as well. The Patna High Court exercised jurisdiction over Odisha until 1948. ठीक है, पटना कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन को, उड़ीसा का जुरिस्डिक्शन भी पटना हाई कोर्ट के अंदर था. पटना हाई कोर्ट 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना. विच गवर्नमेंट बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस. तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो RBI का है एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल फास्ट सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following zone does not cover Bihar? Central Railways, Eastern Central, East Central, Eastern and Northern Railways. So not covered का इसमें हमसे पूछा है, तो सेंट्रल रेलवेज या नॉर्दर्न रेलवेज कवर नहीं करता है. कौन कौन से जोन बिहार में हैं? फर्स्ट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, सेकेंड हमारा हो जाएगा ईस्टर्न रेलवेज, देन इज साउथ ईस्टर्न रेलवेज, देन कम्स दी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज एंड देयर इज ईस्ट सेंट्रल रेलवेज. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो जोन हैं वो कवर होते हैं अंडर रेलवेज. नाउ प्रेस्टन कर्व्स. प्रेस्टन कर्व इज इन इकोनॉमिक टर्म्स इज रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये शो करता है हाउ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज विथ इनकम बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. एक स्लो रेट से ये इंक्रीज करती है. नाउ नेक्स्ट इज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016 हाउ मेनी रिवर्स ऑफ बिहार हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल इनलैंड वाटरवेज. सो 7 रिवर्स ऑफ बिहार, आई विल नेम देम, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोट सेक्शन. गंगा रिवर है, सेकेंड वन इज कोसी, थर्ड वन इज गंडक, then comes Ghagra, then there is Son, Punpun and Karmanas. Okay, so 7 rivers cover होते हैं. Which of the following pairs of railroad bridge river place इसमें करेक्टली मैच्ड है? विक्रमशिला सेतु भागलपुर में है ऑन गंगा रिवर. अब्दुल बारी की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज़ इन द सोन रिवर, भोजपुर में है. एंड नेहरू सेतु इज़ ऑन सोन, ये देहरी ऑन सोन एरिया में है. दैट इज़ वाई हमारा सबके सब यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है. ड्यूरिंग द अर्ली 1920s हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड एन एजिटेशन इन मुजफ्फरपुर अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम. सो इट वॉज स्टार्टेड बाई अमला मुखर्जी. ठीक है, 1921-22 के अराउंड में इन्होंने स्टार्ट किया था. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज गोइंग अराउंड. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है हमारी खिलाफत कमेटी. आपको मुझे बताना है खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप देखो इंटरेक्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू रिवाइज द टॉपिक्स एंड एक्टिव रिकॉल की पावर आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड यू विल सी द चेंज इन योर फर्दर मार्क्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द एंशिएंट उदांतीपुर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार. इट वॉज इस्टेब्लिश बाई पाला रूलर गोपाला. ये उदांतीपुर की बात हो गई. अगर मैं नालंदा की बात करूं तो इट वॉज इस्टेब्लिश बाई कुमारगुप्त. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 8th सेंचुरी एट बिहार शरीफ. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश इन दी बिहार शरीफ. इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई दी बख्तियार खिलजी इन दी 14th सेंचुरी. नहीं, 14th सेंचुरी नहीं, 1193 मतलब 12th सेंचुरी में इट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड नॉट 14th सेंचुरी. तो 1 and 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 94. द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वेयर ओपन एट द पटना कॉलेज इन 1919. बिल्कुल करेक्ट है. द एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वॉज इस्टेब्लिश एट पूसा इन 1902. करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है. नाउ हाउ डज तीजापारिन हेल्प रिड्यूस द सेल डैमेज कॉज बाय द स्पिटिंग कोबरा वेनम. अब देखो कोबरा का वेनम क्या करता है, इट क्रिएट्स क्लॉट इन द ब्लड. क्लॉट बना देता है ब्लड में. तो ऑब्वियसली जो हम एंटी वेनम देंगे इसके अगेंस्ट में, वो उसका काम क्या होगा, वो क्लॉट बनने से रोकेगा.
तो ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, बाय इनहिबिटिंग क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, सी हमारा करेक्ट आंसर है। एसिड रेन में मोस्टली कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो दीज कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो सल्फर एंड नाइट्रोजन जिसमें ऑप्शन में भी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी है। डाई मिथाइल ईथर अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, इसका की एडवांटेज क्या है? अब मुझे बताओ, जो भी ट्रेडिशनल फ्यूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल है या डीजल है, ठीक है, अल्टरनेटिव फ्यूल में कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो इन दोनों में ना हो, या जो इनका डिमेरिट है वही तो इसका मेरिट होगा, तभी तो उसको हम अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, अगर वो हाई ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगा तो क्या उसको यूज़ करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। ऑब्वियसली हम पेट्रोल एंड डीजल से इतना ज़्यादा प्रदूषण क्रिएट कर चुके हैं कि हम क्यों बढ़ाएंगे उसको। पुअर कंबशन प्रॉपर्टीज़, अगर पुअर कंबशन होगा डीजल की तरह तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। लो सीटेन नंबर, अब जितना हाइयर सीटेन नंबर होता है उतना ज़्यादा वो कंबशन करता है फ्यूल, मतलब उतना ज़्यादा वो अच्छे से जलता है, जितना ज़्यादा वो जलेगा उतना पोल्यूशन कम होगा। तो सीटेन नंबर की भी तो यहाँ पे ये अगर कम होगा तो ऑब्वियसली उसका कंबशन जो है वो लो होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लो एमिशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, डी हमारा सही आंसर है। तो बहुत से क्वेश्चंस को आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। यू नीड नॉट गो एंड थिंक एंड सारी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक से भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। स्मोक क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइड दैट इज़ सॉलिड इन गैस, ठीक है। कैम्फर एंड सैंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो दिस कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। जब कैम्फर कन्वर्ट होता है गैस में बाय हीटिंग तो ये इट लीव्स बिहाइंड सैंड, ये भी ध्यान रखना, सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस। By adding salt to prepare saturated aqueous solution, the volume of solution does not increase. It shows that there exists a space between the water molecules. C इसका करेक्ट आंसर है। टेम्पर्ड ग्लास जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं फॉर ग्लास सेफ्टी इज़ मेड अप ऑफ विच? तो टेम्पर्ड ग्लास किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है टू मेक इट लिक्विड, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू टेम्पर्ड ग्लास। फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है? फिजिकल चेंज के एग्जांपल सेटिंग ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कर्डिंग ऑफ मिल्क, इसमें तो फर्मेंटेशन होता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट में भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, भी यहाँ पे सही आंसर है। रदरफोर्ड मॉडल की अगर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसमें हमारा सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दैट इज़ रदरफोर्ड नेम थ्योरिस्ट एज एनर्जी लेवल या स्टेशनरी या स्टैटिक, इन्होंने ये चीज़ नहीं बोली थी। ओजोन का क्या यूज़ है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, इट इज़ देयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इसका यूज़ क्या है? यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है सन की। तो इसके अलावा ओजोन का क्या यूज़ है? ये तो एयर की ओजोन है। बाकी ओजोन का क्या यूज़ है? तो ये ब्लीचिंग में भी यूज़ होता है क्लोरीन के साथ, प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ होता होगा। आप थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो तो आपको पता चलेगा कि जो भी आरओ बनते हैं उनमें एक होता है ओजोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसमें फॉर प्यूरिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इफ़ पोटैटो इज पुट इनटू प्योर वाटर इट स्वेल्स अप ओवर द टाइम, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस में क्या होता है? जब वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो पोटैटो जो पानी में रह के स्वेल करता है, दिस इज ड्यू टू दी ऑस्मोसिस। अब दिस क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लेना। करेक्ट आंसर इसका 106 का करेक्ट आंसर हमारा सन होगा। 107 का करेक्ट आंसर 17 होगा। इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना। अभी देखो ये सारे आप खुद सॉल्व करोगे, इसीलिए तभी आपको फ़ायदा होने वाला है, कोई कंसेप्ट का चीज़ नहीं है ये। दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स एंड डायरेक्टली स्किपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप खुद से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आंसर्स मैं सारे करेक्ट बता रहा हूँ। 107 का आंसर बी है।
108 की बात करूँ तो आंसर इसका 7 है ए। 109th क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। 110th क्वेश्चन का आंसर है बी। 111th का आंसर है ए। देन 112 का आंसर है सी। देखो अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैथ्स के या रीजनिंग में तो बस कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन नंबर मार्क कर देना, मैं आपको आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, सॉल्व करके मैं बकायदा आपको वो क्वेश्चन भेजूंगा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सोचना मत कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहाँ से होगा। कमेंट सेक्शन में बस क्वेश्चन नंबर लिखना, आई विल टेल यू द डिस्क्रिप्शन। और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंसेप्चुअल पार्ट है, किसी चीज़ में अगर समझ में नहीं आ रहा तो डू कमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द मोस्ट पॉसिबल वे मैनर। नाउ 113 देखते हैं, आंसर है इसका सी। 114 से आ गए हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। जयेश शहनी हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडर्स अवार्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन ईस्ट अफ्रीका इन्होंने दी थी, इनके लिए इनको लीडर्स अवार्ड मिला है। 115th हमें बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वैभव तनेजा को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला, बिल्कुल करेक्ट है। हुन मनेट हैज़ बिन अपॉइंटेड एज कंबोडियाज न्यू पीएम, ये भी करेक्ट है। एंड आर माधवन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ये भी करेक्ट है हमारा। रमन कुमार शुक्ला हैज़ बिन अपॉइंटेड एज नॉट एज द चेयरमैन बट वाइस चेयरमैन। और अगर चेयरमैन की बात करूँ ऑफ IPCC, इनका नाम है फर्गसन स्किया, इसको भी कहीं नोट कर लेना, आ सकता है। तो बी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 116, गोल्डन वीज़ा किनको मिल सकता है UAE में। तो सबसे पहली बात है गोल्डन वीज़ा इज़ अ लॉन्ग टर्म वीज़ा, ठीक है, 5 या 10 साल का होता है ये, ठीक है। और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को छोड़ के ये चारों की चारों कैटेगरी हैं जिनमें गोल्डन वीज़ा दिया जा सकता है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर हैज़ बीन ऑथर्ड बाय विपुल रिखी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अल अक्सा मॉस्क इज सिचुएटेड ऑन द हिल नोन एज हर अल बैत, बिल्कुल करेक्ट है। गाज़ा डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इजिप्ट, बिल्कुल गलत है। गाज़ा बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। राफा क्रॉसिंग इज़ देयर, जो बॉर्डर क्रिएट करती है, दिस बॉर्डर इज नोन एज राफा क्रॉसिंग, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पोर्ट, हाइफा पोर्ट, ये हमारा इजराइल में है, ये भी ध्यान रखना। गोलन हाइट्स इज सिचुएटेड इन द लेवेंट एरिया। लेवेंट रीजन कौन सा है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट की हैं या मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनको लेवेंट रीजन बोला जाता है। एंड फतह इज़ अ मेजर पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी, ये भी सही है। बी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें बताना है भैया ऑड वन आउट। जापान, स्लिम जो है वो जापान का है। लूनर प्रोब आर्टेमिस USA का प्रोब है। चंद्रयान इंडिया का है। एंड जूस यूरोप का है। ये तो सही है कि जूस यूरोप का है, बट ये मून के लिए नहीं है, ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज़ डिफरेंट। तो डी हमारा राइट आंसर है। अंडर 16 चैम्पियनशिप सैफ 2023 की ट्रॉफी किसको मिली है, ये जीती है इंडिया ने। 121 देखते हैं। अ फॉर्मर नाजी मिलिट्री यूनिट पर्सनल रिसेंटली रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेशन एंड कॉल्ड अ हीरो इन कनाडा पार्लियामेंट विच लेड टू वाइड स्प्रेड पब्लिक आउटरीच, आइडेंटिफाई द पर्सनल। किन्होंने बोला था, ये बोला था यारोस्लाव हुनका ने। 19th एशियन गेम्स की बात आ गई यहाँ पे। इट वॉज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से, ये चाइना में हुआ था। हमें बताना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। द स्लोगन ऑफ द गेम वॉज द हर्ट टू हर्ट एट फ्यूचर, बिल्कुल करेक्ट है। द ऑफिशियल एम्बलम जो था, ऑफिशियल एम्बलम ऑफ द गेम वॉज मेल्टिंग राइस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका ऑफिशियल एम्बलम था टाइड्स सर्जिंग। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एशियन गेम्स में इंडिया ने 100 मेडल से ऊपर जीते थे, ठीक है। 51 मेडल्स जो थे वो 2 स्पोर्ट्स से आए थे पर्टिकुलरली। 29 मेडल्स आए थे एथलेटिक्स में एंड 22 मेडल आए थे शूटिंग में।
शेफ डे मिशन की मैं बात करूं अगर एशियन गेम्स की, उनका नाम था भूपिंदर सिंह बाजवा। भूपिंदर सिंह बाजवा। क्वेश्चन नंबर 123, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन इन जेनेवा? हिज नेम इज अरिंदम बागची। क्वेश्चन नंबर 124, to commemorate the 106th birth anniversary of its visionary founder KP Hormuz, which of the following bank has launched the मुकानोर मिशन? ये फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सबसे पहली बात तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज लॉन्च बाय वीपो एंड इंडिया का करेंटली रैंक जो है वो 40th है 2023 के एडिशन में। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, वीपो रिलीज़ करता है, बिल्कुल करेक्ट। रैंक कितना इंडिया का? 38 नहीं, रैंक हमारा 40th है। That is why only A is right. Now, नई चेतना is a program launched on which of the following occasion in November? तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो नई चेतना इज रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हमारा करेक्ट है। नाउ रिसेंटली साइक्लोन मिडली डेवलप्ड इन अराउंड अरेबियन सी, बिल्कुल सही है। एंड बिपरब जॉय जो था, दिस केम इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और यहीं से अगर साइक्लोन्स की मैं बात करूं तो साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए लो लेवल या लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, 27 डिग्रीज़ का टेम्परेचर होना चाहिए ओशियन का, एंड मोस्ट ऑफ द ओशियन आर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में उतने ज़्यादा फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन फॉर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू बे ऑफ बंगाल, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, द नेम ऑफ द साइक्लोन वाज गिवन बाय बांग्लादेश, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो सिर्फ ए हमारा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। श्री कौंडिल्यना चिरंजीवी, ये जो हैं इनको आर्ट्स के कैटेगरी के लिए मिलेगा, एंड श्री बिंदेश्वर पाठक हैं, इनको मिलेगा सोशल वर्क की कैटेगरी में। दैट इज़ वाई दो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, ओनली वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डिसेबल पर्सन इज़ गिवन टू मिसेस ज्योति सिन्हा। आयुष दीक्षा की अगर मैं बात करूँ का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर आयुष प्रोफेशनल्स। ठीक है, 138 का बी आंसर है। Now let's see question number 131. Niti Aayog and Oppo India celebrated the first anniversary of Atal Tinkering Laboratory in Thrissur. In this context, the Atal Innovation Mission is implemented by which of the following bodies? So it is implemented by none of these. ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। खुद से कंडक्ट करता है। रिप्लेस इनिशिएटिव टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड, ये रिप्लेस इनिशिएटिव कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन एक्सटेंडेड ऑन द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट टिल विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स? तो 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली कंप्लीटेड 25 ईयर्स, कौन सी कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से बना है? अब देखो, चाइना एंड इंडिया तो नहीं है। ठीक है, चाइना एंड इंडिया नहीं है, दैट इज़ वाई हमारा 1 to 3 इज़ करेक्ट। जेहोवाज विटनेस वेयर रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनका रिलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से। ड्रोन वॉल इज टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़, टू विच इट बिलोंग्स? तो ड्रोन वॉल जो है वो बिलोंग टू द बॉर्डर सेफ्टी। सुनीता विलियम्स जो अभी प्रेजेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट है कि शी इज़ करेंटली ऑन हर 4th स्पेस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नो, 3rd मिशन पे हैं अपने, 4th नहीं। बैरी बच विलमोर इज़ हर फेलो एस्ट्रोनॉट, बिल्कुल करेक्ट है ये। एंड दे आर दी फर्स्ट मेंबर्स अबोर्ड बोइंग स्टारनाइडर स्पेसक्राफ्ट, बिल्कुल सही। 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से क्वेश्चन है। इंडिया सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन वाइल चाइना टॉप द लिस्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड इंडिया हैज़ वॉन मोर सिल्वर मेडल देन गोल्ड, बिल्कुल सही है। इंडिया ने टोटल, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नहीं बिल्कुल गलत। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स पैरा चैम्पियनशिप में इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर 5 हैं। टोटल मेडल्स की टैली 17 है, ठीक है। और इंडिया ने प्रदर्शन तो उतना सही नहीं रहा, 6th पोजीशन इंडिया की है, वाइल चाइना तो हमेशा टॉप करता है। तो बोथ हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 139, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज बीन रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ वर्ल्ड्स अनहेल्दी एयर लिस्ट इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड एरिया है वो नन ऑफ द अबव है, क्योंकि ये काठमांडू है, जो कि हमारे तीनों में से किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। इंटरनेशनल मदर्स डे लैंग्वेज के ऊपर ये क्वेश्चन है। द डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च, नहीं 21 मार्च नहीं, 21 फेब को ये सेलिब्रेट करते हैं हम। एंड द 2024 थीम इज़ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजनरेशनल लर्निंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेम सेक्स मैरिज कौन सी कंट्री में लीगलाइज हुई है? तो इंडिया में तो नहीं हुई है, एलिमिनेट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। किन कंट्रीज़ में हुई है? माल्टा में हुई है, ग्रीस में हुई है, आइसलैंड में हुई है, ठीक है। इंडिया ने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नहीं मानेंगे, तो इंडिया एलिमिनेट कर दो, डायरेक्टली आंसर पे आ जाओ। The Ministry of Education has launched the Vidyanjali Scholarship Program. The program aims to provide financial assistance to which of the following categories of people? तो ये मेरिटियस स्टूडेंट ऑफ द नवोदय विद्यालय, इनके लिए ये स्कीम लाई गई है, विद्यांजलि। गुज्जर बकरवाल गद्दा ब्राह्मण्स आर रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो ये क्या है? नाम से पता चलता है ये ट्राइब है। अभी बताओ, गद्दा ब्राह्मण गुज्जर साउथ इंडिया में कहाँ से आ गए? अभी गुर्जर चलो मान लिया राजस्थान में हो सकते हैं, बकरवाल्स तो नहीं है, ये तो गोट हरिंग कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, इसीलिए तीनों गलत हैं। जम्मू कश्मीर सही आंसर है। नाउ इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ मोर देन 7% फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया नीड्स energy needs are expected to grow 2 to 2.5 times by the year 2047. Yes, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। The industry grew by 9.5% in financial year 2024 and the service sector contributed 55% to the Indian economy. बिल्कुल सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है रिगार्डिंग द सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे। Now it is the annual document is presented by the government before budget. Yes, बजट से एक दिन पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू नहीं इकोनॉमिक डिवीजन प्रिपेयर करता है। बी स्टेटमेंट ही हमारा गलत होगा। 146 अगेन हमारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा इसका सी होगा। 147 का करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट सही है? India ranked first in terms of average annual net increase in forest area between 2010 to 2020। भैया बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नहीं है, थर्ड है ग्लोबली। पहला स्टेटमेंट हमने कर दिया एलिमिनेट, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, तो हमारा बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 अगर देखा जाए, रिसेंटली विच कैटेगरी डिड इंडियन मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह वॉन गोल्ड मेडल इन एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट पेरिस ओलंपिक्स? तो ये 10 मीटर कैटेगरी में मिला है। एंड अगर मैं बात करूँ 150th की, तो यहाँ पे हमें मैच करना है। सगौली वेस्ट चंपारण में है, मझोलिया इट इज़ इन सॉरी सगौली जो है वो ईस्ट चंपारण में है, मझोलिया इज़ इन वेस्ट चंपारण, सासामूसा इज़ इन गोपालगंज एंड रीगा इज़ इन सीतामढ़ी। तो इस हिसाब से हमारा 150 का सी आंसर है। आई होप कि आपने ये पूरे क्वेश्चंस देखे होंगे।
ऑन द नेक्स्ट डे। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना। एंड कल ही मैं इसका नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज़ टेस्ट नंबर 4, आई विल ऑल्सो अपलोड। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।